गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको करवाएंगे चैप्टर वुमन रिप्रोडक्शन, जो कि 3 फेज में होगा। सबसे पहले हम करवाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर करवाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर करवाएंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी बर्थ ऑफ द चाइल्ड तक। तो इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान से देखना है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हार्मोनल कंट्रोल का। तो हार्मोनल कंट्रोल के लिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में, क्योंकि बार बार ये आएगा कि ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको प्रॉब्लम ना आए तो उसके हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमें पता है, पहले ओविपेरियस होते हैं वो मैमल्स जो अंडे देते हैं, उसका नाम क्या होता है? ओविपेरियस। और डेवलपमेंट बॉडी से बाहर ही होती है, एग में से सारा न्यूट्रिशन लिया जाता है। ह्यूमन क्या है? विविपेरियस है। विविपेरियस में क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फ्यूटस है, ठीक है। देखिए, फ्यूटस और एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या है? जाइगोट से लेकर 56 दिन तक का टाइम, यानी 2 महीने तक का लगभग टाइम होता है, उसको हम फ्यूटस बोलते हैं। और 2 महीने से लेकर 9 मंथ तक, जब तक बच्चे का जन्म होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो विविपेरियस में क्या होता है कि बच्चे को जन्म देते हैं, ओविपेरियस में अंडे देते हैं, ठीक है ना, और विविपेरियस में बच्चे को जन्म देते हैं। पैरेटल स्नेक वगैरह में ओवो विविपेरियस होता है। ओवो विविपेरियस का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऐसा एडिशनल चैम्बर होता है कि जहां पे जो फ्यूटस है उसकी डेवलपमेंट होती है, पर न्यूट्रिशन फीमेल टिश्यू से नहीं लिया जाता। अब क्योंकि न्यूट्रिशन फीमेल टिश्यू से नहीं लिया जाता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे उसको? ओविपेरियस, ठीक है। पर क्योंकि वो मदर के अंदर ही है, इसलिए उसका नाम होगा विवी। तो ओवो विविपेरियस वो जीव होते हैं जिनकी डेवलपमेंट तो फीमेल के अंदर होती है, पर फीमेल से कोई न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता। तो ओविपेरियस, विविपेरियस और ओवो विविपेरियस, तीनों के बारे में आपको पता लग गया होगा। इसमें सबसे पहली बात आती है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में क्या होता है? स्पर्म बनना और एग बनना। लार्जेस्ट सेल ह्यूमन फीमेल के अंदर एग होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्मेटिड का बनना। नॉन मोटाइल स्पर्म यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। देन आफ्टर हम करेंगे oogenesis, एग फॉर्मेशन। फिर होता है सेक्सुअल कोपुलेशन, इंसेमिनेशन मीन डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल वाइजिनल ट्रैक्ट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक ऐसी सेल है जिससे पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। इसको टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। अब जाइगोट के बाद फिर क्या होगा? सेल, जाइगोट सेल डिवाइड करेगी, माइटोसिस से डिवाइड करती है, पर एक क्लीवेज बोलते हैं यहाँ पे, माइटोसिस नहीं बोलेंगे। क्लीवेज और माइटोसिस में एक डिफरेंस है। सेल का साइज सेम रहे तो माइटोसिस, और सेल का साइज हाफ हो जाए या और छोटा हो जाए मदर सेल से, उसका नाम होता है क्लीवेज। हाफ हो जाए, जैसे जाइगोट है। अब जाइगोट के इतने ही एरिया में 2 सेल बन गई, फिर 4 बन गई, फिर 8 बन गई, फिर 16 बन गई, इसका नाम होता है क्लीवेज। और क्लीवेज होके जब 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज बनेगी, इसका नाम होता है मोरूला। और मोरूला के बाद एक अंदर कैविटी बन जाती है, उसका नाम होता है ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद 3 लेयर बनती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो से तो बनता है स्किन और नर्वस सिस्टम, एंडो से बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और मीजो से बाकी सारे सिस्टम बच गए आपके, ठीक है, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टो, मीजो और एंडोड्रम से बनते हैं, इसका नाम होता है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन से फिर बनता है डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और 9 मंथ के बाद बच्चा पैदा होता है, इसका नाम होता है पार्ट्यूरेशंस। चलो हम देखते हैं इसको। पार्ट्यूरेशंस, प्यूबर्टी, जब सेक्सुअल ऑर्गन मेच्योर हो जाएं तो उस स्टेज का नाम होता है प्यूबर्टी, ठीक है ना। ये लगभग 2-3, जैसे 13-14 साल में मेल में और 12-13 साल में फीमेल में होती है, 1-2 साल फीमेल में कम होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जो बंदे जन्म से ब्लाइंड होते हैं उनमें पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन निकलता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है, जब लाइट नहीं पड़ती, वो देख नहीं पाता, तो मेलाटोनिन वास्तव में क्या होता है? सेक्स हार्मोन को सप्रेस करके रखता है। अब जो जन्म से ब्लाइंड होता है,
ठीक है ना, उसके अंदर मेलाटोनिन रुकता ही नहीं, मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है जब, तो इसके अंदर क्या होगा, जो पीनियल ग्लैंड होती है उससे क्या निकलता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सेक्स हार्मोन को सप्रेस करता है, ठीक है। अब जो बाई बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेलाटोनिन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, या मेलाटोनिन को इनहिबिट हो जाएगा, जिससे सेक्स हार्मोन क्या होता है, जल्दी निकलाते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। मेल और फीमेल को हम एक्सटर्नली फॉर्म फीचर देख के पहचान जाएं, इसका नाम होता है सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। एक होता है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं, टेस्टिस और ओवरी, ये डेवलप हो जाना, गैमेट बन जाना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया भाई, आवाज भारीपन होना मेल के अंदर, बियर्ड हड्डी उग जाना, मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गए इसके। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो मदर वोम्ब के अंदर होता है, पहले जो 2 महीने का टाइम होता है उसको हम बोलते हैं बेटे, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूटस, और बाद में पहले 2 महीने का बोलेंगे एम्ब्रियो, बाद में क्या बोलेंगे हम, फ्यूटस। नेक्स्ट आता है बर्थ से लेकर डेथ तक के समय का नाम होता है भाई जो आउटसाइड पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी 9 मंथ तक का टाइम तो होगा एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। और उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को बोलते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, या पोस्ट नेटल पीरियड भी बोलते हैं, आउटसाइड द मदर वोम जो टाइम पीरियड होता है। गैमिटोजेनेसिस, गैमिट बनना, सप्रमेटोजेनेसिस, सप्रमेटोजोआ, 2 फेज में बनता है, सप्रमेटोजेनेसिस और सप्रमियोजेनेसिस, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड तक बनना, सप्रमेटोजेनेसिस, और नॉन मोटाइल से मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बनना, सप्रमियोजेनेसिस प्रोसेस। और फिर स्पर्म का बाहर निकलना, स्पर्मिएशन बोलते हैं उसको, स्पर्मिएशन। 3 प्रोसेस बताइए मैंने। सप्रमेटोजेनेसिस, सप्रमेटोजेनेसिस में क्या होता है, यदि स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है, माइटोसिस से डिवाइड करेगी, यानी मैं आपको बता ही देता हूं, ये जो फेज आती है ये रहा, पहले इसी को पढ़ लेते हैं डिटेल में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस हो गया, टेस्टिस में एक पाइप होता है उसका नाम होता है सिम्निफेरियस ट्यूबुल्स। सिम्निफेरियस ट्यूबुल्स के ल्यूमन के अंदर, अंदर कैविटी के अंदर प्राइमरी जर्म सेल होती है, इसको प्रीमोडियल जर्म सेल कहते हैं, या सप्रमेटोगोनियल सेल भी होगा, यानी प्राइमरी जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल, सप्रमेटोगोनियल सेल। ये डिप्लॉइड सेल है, ये माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करेगी, इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनती रहेगी। अब टाइप ए तो आगे भी डिवाइड करती रहेगी, ये आगे डिवाइड करेगी। टाइप बी वो सेल होती हैं जो आगे डिवाइड नहीं करेंगी, इसका नाम होता है स्पर्म मदर सेल, या सप्रमेटोगोनिया कहते हैं, सप्रमेटोगोनिया। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप कर सकते हो जो बायो में आते हैं। स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉइड सेल होती है जिससे आगे स्पर्म बनना है, इसमें टाइप ए तो आगे भी डिवाइड करती रहेगी, टाइप बी जो होती है वो डिवाइड नहीं करेगी, वो मैच्योरेशन में आ जाएगी। अब पहले ये सेल थी, इसने एनर्जी ली, ठीक है ना, न्यूट्रिशन लिया और सेल की ग्रोथ होगी, स्मॉल साइज लार्ज सेल में बन गई, यानी ग्रोथ फेज बोल देंगे इसको। तो पहली फेज होगी मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। दूसरी होती है ग्रोथ फेज, इसमें सेल का क्या हो गया भाई, साइज बढ़ गया। अब आता है मैच्योरेशन फेज, यहां से लेकर यहां तक मैच्योरेशन फेज। इसमें पहला होता है मियोसिस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जैसा कि आपको पता है सेल साइकिल में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मियोसिस के अंदर 2 फेज होती हैं। मियोसिस 1, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम थे तो इसमें 23 हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यानी रिडक्शनल डिवीजन होता क्या है न, जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएं, हाफ हो जाएं। इसलिए मियोसिस 1 का नाम रिडक्शनल डिवीजन भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, 2n से n बन गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया, 46 से 23 बन गए, ठीक है। इसका नाम होता है प्राइमरी सेप्रोमेटोसाइट। प्राइमरी सेप्रोमेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम थे, और जो बनी है मियोसिस फर्स्ट के बाद, इसका नाम होगा सेकेंडरी सेप्रोमेटोसाइट सेल। सेकेंडरी सेप्रोमेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम।
फिर ये सेल डिवाइड करेगी, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का नाम होता है मियोसिस 2, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब यहां पे n था, यहां पे भी n है, यहां पे भी 23 थे, यहां भी 23, यानी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे हैं, तो इसका नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल रहे हैं क्रोमोसोम। तो पहला तो होता है रिडक्शनल डिवीजन और दूसरा होगा इक्वेशनल डिवीजन। दोनों को मिला के बोलेंगे मियोसिस प्रोसेस। यानी एक मियोसिस से 4 स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इसलिए यहां से लेकर यहां तक यदि मैं देखूं, ये पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेटिव फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेटिव होता है माइटोसिस में, मैच्योरेशन में होता है मियोसिस। पहला मियोसिस मियोसिस 1 होता है, दूसरा मियोसिस 2 होता है। ये नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड बन गए, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड। इसका नाम होता है, यहां तक प्रोसेस का नाम होगा सप्रमेटोजेनेसिस प्रोसेस, सप्रमेटोजेनेसिस। फिर नॉन मोटाइल से मोटाइल बनना, यानी टेल बन जाना, इसकी आगे हेड बन जाना, एक्रोसोम बन जाना। गोल्गी बॉडीज की सतह से बनता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में वो सारे एंजाइम होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं, यानी कोरोनरी डेटा, जोना पेलुसिडिया, पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं। कैल्शियम भी चाहिए होता है उनको, मैग्नीशियम भी चाहिए होता है। तो ये नॉन मोटाइल से मोटाइल बनना, उसका नाम होता है सप्रमियोजेनेसिस प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? सप्रमियोजेनेसिस। सप्रमेटो नॉन मोटाइल तक बनना, सप्रमेटिड तक बनना, सप्रमेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, मोटाइल बनना, सप्रमियोजेनेसिस प्रोसेस। और फिर स्पर्म का बाहर निकलना, सप्रमिएशन बोलते हैं इसको। सेम अभी लगे हुए हैं तो इसको भी कर लेते हैं। इसका नाम होता है oogenesis प्रोसेस। क्या नाम होता है इसका? oogenesis। oogenesis कहां पे होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ओवरी के ऊपर जो लेयर होती है जिससे बनते हैं, उसका नाम होता है जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, तो वैसे ओवरी के ऊपर से 3 मेम्ब्रेन देखेंगे, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। उससे नीचे होती है जर्मिनल इपिथेलियम, और उसके नाम नीचे होती है टूनिका एल्बुजिनिया। पर जर्मिनल इपिथेलियम जो लेयर होती है, इससे प्रीमोडियल जर्म सेल होगी, प्राइमरी जर्म सेल, सेम वही तक यहां तक। फिर मल्टीप्लिकेटिव फेज होगी, यानी माइटोसिस प्रोसेस होगा। ऐसे डिवाइड करती रहेंगी। टाइप ए तो आगे भी डिवाइड करती रहेगी, टाइप बी होगी जो आगे डिवाइड नहीं करेगी, आगे एग बनाएगी ये। इसका नाम होता है ऊगोनिया एग मदर सेल। अब ये भी डिप्लॉइड होती है, यहां तक डिप्लॉइड है सारी। अब ये न्यूरिशमेंट लेके इनलार्ज हो जाएगी, इसका नाम होता है ग्रोथ फेज। अब ये ग्रोथ फेज जब हुई ना, तो सेल का साइज बढ़ गया, इसका नाम होता है प्राइमरी ऊसाइट या प्राइमरी ऊसाइट सेल, या एग मदर सेल भी कहते हैं इसको, एग मदर सेल, प्राइमरी ऊसाइट। इसमें इसका नाम था सेकेंडरी सप्रमेटोसाइट, इसमें इसका नाम होता है प्राइमरी ऊसाइट। फिर इसका मियोसिस 1 होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से क्या बन जाएंगे? n बन जाएंगे। 2n से क्या बन जाएंगे? n। पर एक बात आपको यहां पर याद रखनी है, एग के अंदर एक जब बनेगा तो एक बनता है बड़ी साइज की सेल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, और एक छोटी बन जाती है, इसको पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी का मतलब एक अनडेवलप्ड सी सेल बन गई जो आगे डेवलप नहीं होगी। अब सेकेंडरी ऊसाइट है, इसका इक्वेशनल डिवीजन होगा, मियोसिस 2 होगा, तो इससे बन जाएगा एग। इससे क्या बन जाएगा? एग। ठीक है, अब जो मियोसिस 2 से इक्वेशनल डिवीजन हुआ, तो ये एन सेल से एक एन बन गई, एक पोलर बॉडी फिर बन गई। तो नहीं, एक पोलर बॉडी से 2 डिवाइड होकर 2 ये बन गई। टोटल कितनी पोलर बॉडी बन गई? 3। पहले साइंटिस्ट ये माना करते हैं एक ही बनती है, उसके बाद ये डिजनेट हो जाती है, फिर ये बनती है। पर अब मानते ये पोलर बॉडी भी डिवाइड कर जाती है, 1 2 3 पोलर बॉडी बन गई। किसी काम की नहीं है, ये बाद में डिजनेट हो जाएंगे। यानी एक प्राइमरी से एक सेकेंडरी ऊसाइट बनता है, एक सेकेंडरी ऊसाइट से एक एग बनता है। अब न्यूमेरिकल कहां आता है पेपर में? न्यूमेरिकल आएगा कि मान लीजिए हमारे पास 100 प्राइमरी ऊसाइट सेल हैं, 100 प्राइमरी ऊसाइट सेल हैं, तो 100 से 100 ही सेकेंडरी ऊसाइट बनेंगे और 100 ही एग बनेंगे। यानी एक मियोसिस से एक ही एग बनता है। यदि हमारे को 1000 एग चाहिए, यदि हमारे को 1000 एग चाहिए, तो 1000 ही मियोसिस डिवीजन होंगे। पर यहां पे जो मेल गैमेट के अंदर बात करते हैं,
तो एक मियोसिस से 4 स्पर्म बनते हैं। यदि हमारे को 4000 स्पर्म चाहिए तो 1000 मियोसिस चाहिए। तो इसके लिए रूल लगेगा n/4। क्या रूल लगेगा? मेल गैमीट के लिए रूल लगेगा n/4, क्योंकि एक मियोसिस से 4 मेल गैमीट बन रहे हैं। इसमें एक मियोसिस से एक ही एग बन रहा है। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, 900 हमारे पास पोलर बॉडी बनी है, तो एग कितने बने होंगे? 9/3 यानी 300 बने होंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3:1 होता है। तो 3 तो बनती है पोलर बॉडी, एक बनता है एग। एक क्या बनता है? एग। अब इसके रूल लगेगा फीमेल के लिए रूल n। मैं कहता हूं हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 एग। तो 100 मियोसिस चाहिए, क्योंकि एक मियोसिस से एक एग बन रहा है। और यदि मैं कहूं 100 मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए, तो 100/4 25 चाहिए। अब क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 बेबी, 100 एम्ब्रियो, 100 जाइगोट, 1000 जाइगोट, 1000 एम्ब्रियो या बेबी, कुछ भी वर्ड नाम लिख दूं तो आप ध्यान से देखो। यदि मैं 1000 बेबी बोलता हूं तो सीधी सी बात है, बेबी भी किससे बनते हैं? जाइगोट से ही तो बनते हैं, एम्ब्रियो से तो बनते हैं। तो एक जाइगोट जब बात करते हैं तो एक तो एग चाहिए और एक स्पर्म चाहिए, तभी तो एक जाइगोट बनेगा। हमारे को चाहिए 1000, तो 1000 एग के लिए फार्मूला क्या था? एग के लिए फार्मूला लगता है n, और 1000 स्पर्म के लिए फार्मूला लगता है n/4। दोनों को जोड़ दो, n + n/4 का मतलब 1000 + 1004 ये 1000/4 कितने हो गए भाई? ये 250, तो टोटल हो गए 1250 आंसर। जब कभी भी मेल गैमीट पूछे, चाहे प्लांट में पूछे चाहे एनिमल में पूछे, मेल गैमीट के अंदर खास बात क्या देखनी है आपने? रूल लगाना है n/4, नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मेल गैमीट, स्पर्म, पोलन ग्रेन, कुछ भी पूछे तो रूल लगेगा n/4। नंबर ऑफ मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ एग, n नंबर ऑफ फीमेल गैमीट, n नंबर ऑफ ओवम, तो रूल लगेगा n। बस जो n वैल्यू है ना वही वैल्यू होगी। 1000 मियोसिस से 1000 गैमीट में फीमेल गैमीट बनेंगे, पर 1000 मियोसिस से 4000 क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है ना, एक मियोसिस से एक एग बनता है, एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। प्लांट में पोलन ग्रेन, मेल में स्पर्मेटोजोआ। और जाइगोट, बेबी, सीड कुछ भी पूछ ले तो n + n/4 का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो एक ये गैमिट फॉर्मेशन का पूरा टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरी अच्छी तरह पढ़ो। पेपर में आता है नॉन मोटाइल तक बनना सप्रमेटोजेनेसिस, नॉन मोटाइल से मोटाइल बनना सप्रमियोजेनेसिस, और ये पूरी एग डेवलपमेंट दिखा दी। ठीक है ना, तो इसका नाम होता है डेवलपमेंट ऑफ गैमिट्स इन मेल एज वेल एज इन फीमेल, इसलिए हमने एक ही इसमें दिखा दिया। ये अब आता है हाँ, देखिए ध्यान से, अब हम बात करेंगे यहां पे नर्वस सिस्टम की। देखिए थोड़ा सा टॉपिक क्योंकि डाइवर्ट कर रहा हूं मैं यहां से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना एंडोक्राइनोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में थोड़ा जनरल देखेंगे, बाकी तो हम नर्वस सिस्टम ही पढ़ाएंगे। नर्व कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक नर्वस कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल होता है। केमिकल कंट्रोल हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी की। दूसरा नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीच वाला। फिर होता है पेरिफ्रियल नर्वस सिस्टम। कौन सा? पेरिफ्रियल, जो बाहरी तरफ, यानी जो ब्रेन में से जो क्रेनियल नर्व निकलती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है हमारी। और हमारा जो ब्रेन है ना, ये केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन नहीं आता, ब्रेन और साथ में आती है स्पाइनल कोड, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ में धागा होता है, स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल नर्व में से 31 पेयर इस साइड में, 31 पेयर दूसरी साइड में स्पाइनल नर्व निकलती हैं। ठीक है ना, तो ये होती है स्पाइनल नर्व, सारी की सारी मिक्स्ड टाइप पे होती हैं। मिक्स्ड का मतलब उसी में से सिग्नल जाता है सेंसरी ऑर्गन में, और सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल भी वहीं लेके जाते हैं।
क्रेनियल नर्व निकलती हैं 12 पेयर, 12 पेयर। इन एमनियोटा, एक वर्ड यूज किया मैंने, एमनियोटा, यानी जिनकी डेवलपमेंट पानी से बाहर होती हो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनकी डेवलपमेंट पानी से बाहर होती है। तो जिन जीवों की डेवलपमेंट पानी से बाहर होती है ना, उनमें एमनियोन लेयर होती है, और एमनियोन लेयर के अंदर 10 पेयर की जगह 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। पर फिश और एम्फीबियन में जिनकी डेवलपमेंट पानी इसके अंदर होती है, उनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 10 पेयर, ठीक है ना। और याद कैसे करेंगे, ऊ पटा फैग वा, ऊ पटा फैग वा, ऐसे हैं ये, याद कर लेना उस चैप्टर में जाके। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। और फिश और एम्फीबियन में यहां तक होती है, वेगस तक, एसेसरी और हाइपोग्लोसल नहीं होती। ये सीक्वेंस भी यही आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऊपटा फैगवा, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकुलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। इसमें पहली, दूसरी, 8वीं जो होती है ना बेटा, वो सेंसरी होती है, यानी सेंस ऑर्गन से सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या यहां पे ब्रेन में। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आईज, नोज, टंग, ठीक है ना, आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन सेंस ऑर्गन है हमारे, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने पिंचो बो दी तो आप हाथ खींचोगे ना, क्योंकि सिग्नल गया ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर सिग्नल जाने के बाद, ठीक है ना, ब्रेन ने कहा मसल्स को खींच ले अपने हाथ को, तो उसने मसल को खींच लिया, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अननोन स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स देता ना ब्रेन, उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन 2 तरह का होता है, बाय बर्थ, जैसे भूखा होगा बच्चा तो रोने लग जाएगा, वो रिफ्लेक्स एक्शन बाय बर्थ सीखा उसने। और जो जन्म के बाद सीखा जाए कि लाल बत्ती होगी हमें व्हीकल को रोकना है, ग्रीन बत्ती होगी हमें चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग होगी वहां पर रुकना है, तो ये तो चीज होती है, ये हमने बाद में जन्म के बाद सीखी है, ठीक है ना। बेल लगी बच्चे बाहर चले गए, दूसरी बेल लगी बच्चे अंदर आ गए, ठीक है ना। टीचर आगे, एक बच्चे खड़े हो गए, फिर टीचर ने कह दिया हाथ कर दिया, नीचे बैठ गई, हमने बाद में सीखे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या नाम होता है इसका, कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो चलो कोई नहीं डिटेल में आगे, उसमें ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन आगे वाला, मिड ब्रेन बीच वाला, इंड ब्रेन पीछे वाला। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले होती है ओल्फैक्टरी लोब। कौन सी होती है, ओल्फैक्टरी लोब। देखो जरा, यानी जो ये माउथ हो गया हमारा और ये नाक हो गए, तो जो हमारी नोज होती है ना, इसमें जो आवाज आती है, यहां पे 3 कौंचिया होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर कौंचिया, जो ठंडी हवा को गर्म करते हैं, वातावरण के अनुसार, बॉडी के अनुसार डालते हैं उसको। यहां पे ऊपर एक टिश्यू होता है स्पेशल, इसका नाम होता है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये सूंघने में हेल्प करता है। इसमें ओल्फैक्टरी सेल्स होती हैं, जिसकी ज्यादा बड़ी होती है उसकी सूंघने की पावर ज्यादा होती है। कुत्तों में और ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की पावर बहुत ज्यादा होती है। एक बार कपड़ा सूंघा दो तो अपराधी को पकड़ लेते हैं वो। उसमें से नर्व जाके ब्रेन के अंदर एक ये ओल्फैक्टरी लोब बनाती है, दोनों साइड में 2 होगी टोटल। तो ओल्फैक्टरी लोब होती है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। उसी तरह सेरिब्रम, हमारा ब्रेन जब ऊपर से देखेंगे ना, मान लीजिए ये हड्डी हटा दें हम, क्रेनियम जो बोन होती है हमारी, तो ऊपर से देख रहे हैं ब्रेन हमारा 2 पार्ट होते हैं ब्रेन के, है ना। तो ये तो 2, इसका नाम है सेरिब्रम हेमिस्फीयर। 2 सेरिब्रम हमारा सबसे ज्यादा डेवलप है, इसलिए हम मोस्ट डोमिनेंट है नेचर के अंदर। और दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर आपस में एक जॉइंट से जुड़े होते हैं, इसका नाम होता है कॉर्पस कोलेसम। क्या नाम होता है इसका, कॉर्पस कोलेसम। नेक्स्ट आता है डाइननसेफ्लोन। डाइननसेफ्लोन ऊपर तो होता छत जैसा, इसका नाम होता है एपिथैलेमस। जहां पे हम खड़े हैं थैलेमस, और हमारा फ्लोर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। यानी फोर ब्रेन के अंदर डाइननसेफ्लोन एक पार्ट है, इसका नाम होता है एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पूरे ब्रेन का रिले सेंटर है। पूरे ब्रेन में से क्या सिग्नल जाएगा, क्या रिलीज करना है, किस ग्लैंड को कंट्रोल करना है, वो सारा मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस से।
हाइपोथैलेमस लगभग 4 ग्राम का होता है। ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन को कनेक्ट करके रखता है, रिले सेंटर है ये ब्रेन का। ब्रेन से सारा सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है हाइपोथैलेमस से। इसलिए हाइपोथैलेमस वास्तव में न्यूरॉन्स होती है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट तो है ना। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं ना उसको न्यूरो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में क्या होती है? न्यूरॉन्स होती हैं। इसलिए यदि कहूं मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस रीजन करता है। ये बार बार आएगा इसलिए मैंने टॉपिक करवाया। ये हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो कॉर्पस कोलेसम से जोड़ते हैं, और डाइननसेफ्लोन। डाइननसेफ्लोन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जैसे ये रूम हमारा, छत होगी इपिथैलेमस, ये थैलेमस, और फ्लोर क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। अब चलो लगे हैं तो मिड ब्रेन को भी करवा देते हैं। मिड ब्रेन के अंदर ये 2 लोब होती हैं। इसका नाम होता है सुपीरियर कैलाकुलाई। सुपीरियर कैलाकुलाई, जो सुपीरियर कैलाकुलाई है ये 2 लोब, ठीक है, ये विजन से रिलेटेड हैं। और नीचे वाली जो है ये 2 लोब बड़ी वाली हैं जो इनफीरियर कैलाकुलाई। बुक्स में इसका नाम सुपीरियर कॉर्पोरा और नीचे वाली का नाम इनफीरियर कॉर्पोरा होता है। तो 4 होगी। इन चारों लोब को मिलाकर बोलते हैं बेटे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। और इसमें से जो न्यूरॉन्स निकलती हैं, ठीक है ना, वो हिंड ब्रेन से जोड़ती हैं। इसलिए मिड ब्रेन के अंदर 4 लोब होती हैं। चारों लोब को मिलाकर बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। इसमें ऊपर वाली जो लोब होती हैं 2 सुपीरियर कैलाकुलाई, वो विजन से रिलेटेड हैं, और जो नीचे वाली 2 हैं वो हियरिंग से रिलेटेड हैं। तो ये इन्फीरियर कैलाकुलाई होती है, इन्फीरियर कॉर्पोरा होता है। तो चारों लोब को मिलाकर बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। इसमें से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं वो हिंड ब्रेन से जोड़ते हैं। इसका नाम क्या हो गया? सेरिब्रल पेडुंकल या क्रूरा सेराब्राई। सेरिब्रल पेडुंकल या क्या बोलेंगे इसको? क्रूरा सेराब्राई। अब आता है हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन होता है पीछे वाला। जो हमारा हिंड ब्रेन है ये स्पाइनल, ये वाला हिस्सा आपको पता है पीछे होता है सेरिबलम। ये वाला जो हिस्सा होता है ना बैक, ये वाला दिमाग का, यहां वाला है ना, नाना पाटेकर ब्रेन, छोटा दिमाग। तो ये जो सेरिबलम है ये रैपिड एक्शन मस्कुलर कंट्रोल करता है हमारा। एक्ट रनिंग, जब भागते हैं, टाइपिंग, जिसका ये खराब होता है ना उसको ये भी नहीं पता कदम कहाँ रखा जाता है, तो उसको फास्ट रनिंग वगैरह उसके साथ नहीं हो सकती, टाइपिंग नहीं कर सकता, वो स्पीड से नहीं बोल पाएगा वो। तो सेरिबलम होता है ये। और अल्कोहल क्या करता है? इसको डिप्रेस कर देता है। यदि जो आदमी ड्रिंक करता है ना, इसलिए वो जब अल्कोहल पिया हुआ आदमी चलता है ना तो गेट बोलते हैं, GAIT, मतलब ऐसा लगता है जैसे शरीर पे बहुत ज्यादा वजन लेके चल रहा है। वो चलेगा लेफ्ट साइड में, पैर जाएगा राइट साइड में उसका। नेक्स्ट होता है पोन्स वेरियोली। पोन्स वेरियोली, जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, ये पोर्शन होते हैं, पोन्स वेरियोली है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये। कितनी बार हमें सांस लेना है, कितना गहराई तक सांस लेना है, ये ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करता है, यानी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है ये। और जब हमारे को बुखार होता है तो PCM की गोली देते हैं, डोलो दे दी हमने 650 mg वाली, है ना, ताकि बुखार उतर जाए हमारा। पैरासीटामोल, मेफ्टाल स्पाज, ये क्या नाम है, मेफ्टाल 4 टैबलेट दे दी। तो पहले नींबू स्लाइड तो बैन हो गया उसके ऊपर। तो ये जो होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा को अफेक्ट करते हैं ये टेम्परेचर जो इसके अंदर पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस, उसको कंट्रोल करता है ये। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग कितना है, निगलना कोई चीज, स्नीजिंग, छींक मारना, वोमिटिंग, उसको ये मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। और यहीं पे होता है हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये मैंने जस्ट बताया आपको, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन। दोबारा सुन लेते हैं एक बार, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम में भी काम आएगा टॉपिक ये रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से 31 पेयर नर्व निकलती हैं, वो PNS होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाहरी तरफ जो जाता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ होगी, बॉडी तो पूरी कंट्रोल करनी है, तो इस नर्व के थ्रू करती है। ब्रेन में से निकलती है 12 पेयर, ऊपटा फैगवा से याद कर लेंगे। पहली, दूसरी, 8वीं तो सेंसरी होती है, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड होती हैं। और अब जैसे 1 to 8 यानी फर्स्ट, सेकंड और 8th है सेंसरी। सेंसरी होती है जो सेंस ऑर्गन से, यानी सेंस ऑर्गन से तो ब्रेन में सिग्नल लेके जाए। और 5, 7, 9, 10 होती है मिक्स्ड, यानी इसी में से जो है सिग्नल जाएगा, इसी में से आएगा। और 3, 4, 6, 11, 12 होती है मोटर।
3 4 6 11, जो 11 और 12 होती है मोटर, यानी ये सीएनएस से सिग्नल निकालते हैं मसल्स में, सेंस ऑर्गन के, और उसको मूवमेंट करवाते हैं। फिर आता है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डाइनेंसेफ्लोन। हमारा कंसर्न यहाँ पे डाइनेंसेफ्लोन से है। डाइनेंसेफ्लोन के 3 पोर्शन होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और नीचे वाला होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का पोर्शन है जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर जो होते हैं ब्रेन के नीचे साइड में, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सेल्ला ट्रस्सी का नाम की जगह पे होती है ये, ठीक है ना, स्पिनोइड बोन की कैविटी के अंदर। अब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होती है थायराइड, डंबल शेप की। और लार्जेस्ट हिट्रोक्राइन ग्लैंड है हमारे अंदर लीवर 1.5 kg की, जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। और लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी फीमर, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारी स्टेपस, कान के अंदर होती है मेलस इनकस स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी बोन होती है। बच्चे के अंदर 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं जीभ के अंदर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो टेस्ट बर्ड धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, और जब बूढ़े हो जाओगे तो मीठे का ही टेस्ट लगेगा, वैसा आपको ज़्यादा लगेगा नहीं टेस्ट का भी। मिड ब्रेन के अंदर ये 4 लोब होती हैं। ऊपर वाली 2 लोब का नाम होता है सुपीरियर कैलाकुलाई, और नीचे वाली लोब का नाम होता है इन्फीरियर कैलाकुलाई। 2 और 2 4 होगी, इनका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। सुपीरियर कैलाकुलाई का नाम सुपीरियर कॉर्पोरा भी है, इन्फीरियर कैलाकुलाई का नाम इन्फीरियर कॉर्पोरा भी है। और इन चारों लोब से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हिंड ब्रेन से जुड़ते हैं ना, उसका नाम होता है सेरिब्रल पेडुंकल या क्रूरा सेरेब्राई। हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबलम छोटा दिमाग जो होता है, और मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो आपको एक पोन्स वेरियोली, ये 3 होते हैं हिंड ब्रेन के पोर्शन। तो अब हम आगे आएंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि आगे जो सिस्टम आएगा हाइपोथैलेमस बार बार आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। तो कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होना चाहिए कि जिंदगी में कभी भूलो नहीं आप। तो अब देखो हाइपोथैलेमस जो पोर्शन होता है डाइनेंसेफ्लोन के अंदर, ठीक है ना, वो न्यूरॉन्स का बनता है। देखो ये न्यूरॉन्स दिखा दी, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड एक आर्टरी के द्वारा जुड़ी हुई है। इसका नाम क्या होता है भाई, पोर्टल वीन। क्या नाम होता है इसका, पोर्टल वीन, ठीक है। ये पोर्टल वीन होती है। मान लीजिए आप यहां से घर जा रहे हो, मैं कहता हूं बेटा ये बुक ले जाओ, और इस एक यहां पे एक बंदा मिलेगा उसको दे आते जाना, तो आप जा रहे हो, साथ में मेरा काम भी कर दिया ना। तो ये जो वीन है ना, ये जो वेन्स हैं, ये ब्रेन से इंप्योर ब्लड लेके हार्ट में जा रही थी, पर ये सीधे हार्ट में ना जाके घूम के आगे पिट्यूटरी के थ्रू। फायदा क्या हुआ, जो इस ब्रेन में से, ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से, ठीक है ना, जो केमिकल निकला उसको न्यूरो हार्मोन बोलेंगे। वो न्यूरो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू निकलते, ये जो न्यूरो हार्मोन है इनको पिट्यूटरी ग्लैंड ले लेगी, ठीक है। यानी सही मायने में ये जो डाइनेंसेफ्लोन का हाइपोथैलेमस रीजन है, ये रिले सेंटर का काम करता है, टेलीफोन एक्सचेंज का काम करता है, ये जो सिग्नल पास आउट करता है। इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उसको न्यूरो हार्मोन कहते हैं। न्यूरो हार्मोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेन का पोर्शन है, न्यूरॉन्स का बनता है। इनको ट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हमें, ट्रोफिक हार्मोन, क्योंकि ये मैसेज देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। और ब्रेन का हाइपोथैलेमस रीजन और पिट्यूटरी किससे जुड़े होते हैं, पोर्टल वीन से। और हाइपोफाइसिस दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसलिए इस वीन का नाम हाइपोफाइसिस पोर्टल वीन भी होता है। हाइपोफाइसिस पोर्टल वीन कनेक्ट हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें से जो न्यूरो हार्मोन है वो इसने ले लिए। और जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी की 3 लोब होती हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर लोब है वो तो हाइपोफाइसिस पोर्टल वीन से जुड़ गई, और जो पोस्टीरियर लोब है वो एक्सोन से जुड़ गई, क्योंकि न्यूरॉन्स जो का जो स्ट्रक्चर 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था यही तो होता है, एक्सोन हो गया। यहां सिग्नल बनता है, ये कंडक्ट करता है, ये ट्रांसफर करता है नेक्स्ट में, तो ये एक्सोन से जुड़ता है। इसके एक्सोन के अंदर ब्रेन जो हैरिंग बॉडी होती है, यानी इनएक्टिव न्यूरो हार्मोन होते हैं, इनएक्टिव न्यूरो हार्मोन होते हैं, तो हैरिंग बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट भाई,
हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते ना उनको हम कहते हैं TASMGP, तास मग पे, याद रख लो TASMGP, TASMGP। देखो ये दिखा दिया भाई, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर होता है, इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं उसको न्यूरो हार्मोन कहते हैं या ट्रोफिक हार्मोन कहेंगे। न्यूरो हार्मोन कहेंगे या क्या बोलेंगे इसको हमें, ट्रोफिक हार्मोन। तो ये न्यूरो हार्मोन है, जो ट्रोफिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। इसमें से याद कर लो TASMGP, ये हार्मोन बार बार आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तास मग पे याद रख लो, तास मग पे, और MGP यहां पे रख लो। यानी 6 तो निकलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, 1 2 3 4 5 6, 6 तो निकलते हैं बेटा ये रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज करने के लिए कहते हैं पिट्यूटरी को, और 3 निकलते हैं इनिबिटरी, जो कहते हैं नहीं भी और नहीं निकालना, ज्यादा हो चुका बॉडी में, उसको बोलते हैं इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी फैक्टर। तो रिलीजिंग हार्मोन में पहला होता है थायरोट्रोफिक, जो TSH हार्मोन निकलता, ट्रोफिक, TROPHIC, ट्रोफिक लिखा जाए ना, इसका मतलब हार्मोन रिलीज बाय हाइपोथैलेमस। थायरोट्रोफिक, थायरोट्रोफिन, दोनों में से कोई भी वर्ड बोल दें हम, तो थायरोट्रोफिन जो हार्मोन निकलते हैं, थायरोट्रोफिक जो हार्मोन होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा हाइपोथैलेमस की TSH निकाल दे ताकि थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल किया जा सके। जब भी मैं थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना तो मैं लिखूंगा इट इज कंट्रोल्ड बाय TSH हार्मोन और पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, थायरोट्रोफिक से। उसी तरह किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, एड्रीनल ग्लैंड, इट इज कंट्रोल्ड बाय ACTH हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस कहता है एड्रिनल ग्लैंड के लिए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं, इनको कंट्रोल करना जरूरी है। अरे किसी टीचर को कुछ कहना होगा तो डायरेक्टर थोड़ी ना कहेगा, स्कूल का प्रिंसिपल को कहेगा डायरेक्टर कि अपने टीचर को ये समझा दो, और प्रिंसिपल टीचर को बुला के समझाएगा। तो डायरेक्टर तो होगा हाइपोथैलेमस, प्रिंसिपल होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो टीचर होगा ना वो होगी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आ गया कंट्रोल आपको? तो यदि किसी ग्लैंड को कंट्रोल किया तो पिट्यूटरी ने किया है, पिट्यूटरी को किसने किया है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस ने किया है। तो ये ब्रेन के हार्मोन का नाम है। ये सोमेटोट्रोफिक है भाई, ये डायरेक्ट बॉडी में ग्रोथ करवाता है। जिस बच्चे के अंदर ये कम निकलेगा ना, ऐसा बच्चा बना रह जाएगा। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, सोमेट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है ना। ड्वार्फिज्म 3 तरह का होता है, एक तो जेनेटिकली, ये बचपन से ही मम्मी पापा दोनों बोलने हैं तो बच्चा भी बना रहेगा, नीचे हाइट रहेगी उसकी। एक होता है थायराइड ड्वार्फिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो बच्चा रह गया। तीसरा होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी ये सोमेटोट्रोफिक हार्मोन कम निकला, डायरेक्ट बॉडी टिश्यू के ऊपर काम करता है ये हार्मोन। देखो ये जो हार्मोन है तो किसके ऊपर का, पिट्यूटरी को जाएंगे, पिट्यूटरी से निकलेगा थायराइड, इसके लिए थायराइड ग्लैंड के लिए, जो यहाँ पे ग्लैंड होती है हमारी आयोडीन वाली, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड के लिए ACTH निकला, ये डायरेक्ट टिश्यू पे काम करेगा, ठीक है ना। निकलेगा पिट्यूटरी के थ्रू बाद में ये मेलेनोसाइट, मेलेनिन पिगमेंट बनाना। यदि अल्ट्रावायलेट लाइट ज्यादा लगती है तो वहां पे स्किन में मेलेनिन पिगमेंट बन जाता है। मेलेनिन पिगमेंट हमारे स्किन का रंग डिसाइड करता है, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट कम बनेगा वो गोरा होगा, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बन जाएगा वो काला होगा, जिसमें बीच बीच का बनेगा वो सांवला रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट होता है बेटा, ये है, ये आएगा पेपर में बार बार भाई। इसका नाम होता है गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो होता है, 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, FSH और LH, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के थ्रू निकलेगा ना, ये काम करेगा लीडिंग सेल के ऊपर, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, इसमें से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। मेल सेक्स हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन में मेन हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो ये FSH हार्मोन है, ठीक है ना, FSH हार्मोन, ये सेरोटोनिन सेल के पास जाएगा, सेरोटोनिन सेल को कहेगा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालो, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा, और वो जो टेस्टोस्टेरोन निकला था ना इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है, उसको स्टोर कर लेंगे ये, और जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्टार्ट हो जाएगी। फिर आता प्रोलैक्टिन। बेटा ये हार्मोन मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, निकालने वाला हार्मोन नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन होता है, ये मिल्क बनाता है। मेल के अंदर नहीं निकलता, ये फीमेल के अंदर जब डिलीवरी होती है तब बनता है। तो ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। और तास
MGP हो गया। यहां पे M का मतलब मेलानोसाइट इनहिबिटर, ताकि ज्यादा मेलानिन ना बढ़े। यहां पे G का मतलब गोनाडोट्रोफिन ना, पर यहां पे इसका मतलब ग्रोथ इनहिबिटर है भाई, ये ध्यान रखना। यहां पे ये इसका अपोजिट है, ग्रोथ इनहिबिटर। गोनाडोट्रोफिन का इनहिबिटर नहीं है, ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन था ना, ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है, इसको सोमेटोस्टेनिन कहते हैं, ताकि हम राक्षस ना बन जाए, हमारे ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप ना हो जाए। TASMGP तास मग पे, MGP मग पे। तो यहां पे M का मतलब तो मेलानोसाइट इनहिबिटर, यहां पे प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटर हो गया, ये इनहिबिटर होगा। हमारे अंदर इनहिबिटर निकलता है मेल के अंदर, फीमेल में क्या निकलता है? प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटर। यहां पे गोनाडोट्रोफिन का मतलब होता है सेक्स हार्मोन, FSH और LH, यानी फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो निकलते हैं। यहां पे G का मतलब गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटर नहीं है, ग्रोथ इनहिबिटर है। सोमेटोट्रोफिक से मतलब ग्रोथ होता है, सोमेटोस्टेनिन से इनहिबिटर होता है। बस ये दो ध्यान रख लो, ये दो उल्टे हैं, बाकी तो सारा नाम वही है। तास मग पे पूरा हिपोथैलेमस के पता लग जाएगा आपको। अब आते हैं पिट्यूटरी के, बिल्कुल सेम। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एज लग जाए ना पीछे सफिक्स ASC लग जाए तो एंजाइम है, OSC लग जाए तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मिल्क में होता है लैक्टोज और सीजिन प्रोटीन होता है। स्किन के अंदर मेलेनिन प्रोटीन होता है, मेलेनिन पिगमेंट होता है ये। हेयर के अंदर कैरेटिन प्रोटीन होता है, और दही के अंदर कैल्शियम पैरासिनेट बोलते हैं दही को, कैल्शियम पैरासिनेट। लो भाई पिट्यूटरी के और हार्मोन आगे सेम वही है, सेम। तास, मैंने फार्मूला बताया था, तास मग पे बताया था ना, क्या बताया था? TASMGP, तास मग पे। TAS तो वही हो गए थायराइड ग्लैंड के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के लिए और सोमेटोट्रोफिक बॉडी के लिए। गोनाडोट्रोफिन ये FSH और LH, ये प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मिंग जो हार्मोन होता है। मिडल से आ गया मेलानोसाइट, M था ना तो यहां पे, ये मिडल से आ गया, याद रख लो। M से मिडल, यानी मेलानोसाइट निकलता है मिडल ग्लैंड से। एंटीरियर लोब, मिडल, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से दो हार्मोन निकलते हैं भाई। पहला निकलता है ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में बताता हूं। जब बेबी की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ठीक ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, इससे तो मिल्क बनता था, ये उसको निकालने में हेल्प करता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा ना, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। कई डॉक्टर कहते हैं ना भाई सीजेरियन बच्चा होगा, तो वो टाइम डिसाइड कर लेते हैं भाई इस टाइम हमें बच्चा पैदा करना है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं इससे, और फिर बेबी का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, गाय भैंस भी तो दूध नहीं देती ना, तो ऑक्सीटोसिन का टीका लगा देते हैं। तो लोगों ने ज़्यादा यूज करना शुरू कर दिया, तो इंडिया में इसको बैन कर दिया गया, हालांकि मिलता अब भी है। तो ये ऑक्सीटोसिन का बड़ा नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, ये मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन नीट में आता है बार बार। प्रोलैक्टिन तो निकलता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन निकलता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। और एक आता है ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्रूसिन भी बोलते हैं इसको, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी होती है। डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी होगी, कौन सी होगी? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है ना। इसमें ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है ना, यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा भाई। तो ये याद रख लो, यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन और प्रोलैक्टिन निकलेगा, जो ये काम आएंगे हार्मोन, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ो, ठीक है, उसके बाद हम आगे का चैप्टर जैसे हम करवाएंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर समझ में है? अब देखो ये जैसे ये क्या था, बताया था मैंने, oogenesis प्रोसेस। पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेटिव फेज। मैच्योरेशन में दो आते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अब यहां पे देख कर बताओ, मैं कहता हूं मान लीजिए प्राइमरी oocyte सेल में 40 क्रोमोसोम है, तो सेकेंडरी में कितने मिलेंगे? प्राइमरी में 40 हैं तो सेकेंडरी में 20 मिलेंगे। सेकेंडरी में 20 क्रोमोसोम हैं तो एग में कितने मिलेंगे? 20 ही मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों सेकेंडरी और एग में सेम मिलते हैं। अब मैं कह दूं किसी ऑर्गेनिज्म के एग में 100 क्रोमोसोम है, तो सेकेंडरी में कितने मिलेंगे? 100 ही मिलेंगे।
प्राइमरी में कितने मिलेंगे? 200 मिलेंगे। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं आपके पास सेकेंडरी उस साइट सेल में 500 क्रोमोसोम है सेकेंडरी में, तो प्राइमरी में कितने मिलेंगे? ठीक है ना। मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको 500 क्रोमोसोम सेकेंडरी में है, तो प्राइमरी में 1000 मिलेंगे और 500 ही मिलेंगे एग में। यदि मैं सेकेंडरी में कहता हूं 20 है, तो प्राइमरी में 40 मिलेंगे और एग में कितने मिलेंगे? जितने सेकेंडरी में है 20 ही मिलेंगे। ठीक है ना। एक मियोसिस से एक एग बनता है, 3 पोलर बॉडी बनती हैं। यदि 100 मियोसिस हुए हैं तो 300 पोलर बॉडी बनेगी और एक एग बनेगा। मेल के लिए रूल लगता है n/4 नंबर ऑफ मियोसिस। यदि पूछा जाए ना तो मेल गैमिट जहां भी पूछा जाए तो n/4, फीमेल के लिए लगेगा n, और जाइगोट, बेबी, एम्ब्रियो, सीड कुछ भी आ जाए तो n+n/4 का फार्मूला लगेगा। ये पूरा डिटेल में वही है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, देखो ध्यान से। नॉन मोटाइल तक बनना सप्रम मेटोजेनेसिस, और नॉन मोटाइल से मोटाइल बनना सप्रम मियोजेनेसिस। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए सेकेंडरी के अंदर 100 क्रोमोसोम हैं, तो प्राइमरी में कितने मिलेंगे? 200, और सप्रमेटिड में 100, और 100 सप्रमेटिड में है तो सप्रम में भी 100 ही मिलेंगे। यानी इसमें भी देखो 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, लास्ट के 3 में 23, इसमें सब में बाकी होंगे 46, बाकी सब में क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम। तो अब हम देखते हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना।